नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी वर्ल्ड हेल्थ डे। ये पूरा डे जो होता है वो इसलिए होता है कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी अलग अलग बीमारियों पर, दिक्कतों पर हम बात कर सके। और इसलिए वीएनएम पर तो हमेशा ही आपके स्वास्थ्य को हम तवज्जो देते हैं और पूरा वीक मना रहे हैं ताकि अलग अलग दिक्कतों के बारे में, बीमारियों के बारे में आपको अवगत करा सके। मेडिकल साइंस अब बहुत ज्यादा एडवांस होता जा रहा है। अब यहाँ बीमारियों के इलाज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आपको खूबसूरत बनाने में मदद कर सकती है, आपको पतला भी दिखा सकती है। यानी बहुत अलग अलग तरीके के एडवांसमेंट अब मेडिकल साइंस में देखने मिलते हैं। आज ऐसी ही कुछ बातें होने वाली है और मेरे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर बीनल शाह, जो गायनेकोलॉजिस्ट वडोदरा के जाने माने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बीनल मैम को आज खास हमने इसलिए भी इन्वाइट किया है कि रिजुविनस गायनेक क्लिनिक, कॉस्मेटिक गायनेक क्लिनिक वडोदरा शहर में ये चीजें शायद नई हो सकती है और इसलिए अब कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत आसान होती जा रही है। उसके जरिए बहुत सारी चीजें भी हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सारी बातें आज मैं इनके साथ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी आखिरकार होती क्या है। मैम, क्या होती है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी? बहुत ही बढ़िया सवाल, क्योंकि अभी तक ये बहुत टैबू टॉपिक माना जाता था और यू कैन से कि इट इज ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, राइट। तो ये बात है लेडी के जो इंटीमेट एरियाज हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसके ब्यूटिफिकेशन की। और जैसा मतलब लोग सोचेंगे कि इसमें दिखाने वाली क्या बात है, तो आपकी बात सही है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। इट इज बेसिकली हर डिजायर एंड हर डिस्कम्फर्ट, जिसे हमें पूरा करना है। मतलब अगर उसको उस पार्ट से कुछ तकलीफ हो रही है, जैसे स्त्री है वो अपने जीवन में काफी सारे पड़ाव में से गुजरती है और उसके शरीर में काफी सारे बदलाव आते हैं, राइट। कुछ लेडीज में बाय बर्थ ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है उसमें लेबिया माइनोरा मेजोरा जो है उसमें डिस्क्रिपेंसी, साइज में वेरिएशन वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट हो, तकलीफ हो, कुछ प्रकार के कपड़े पहनने में दिक्कत हो रही है। काफी लेडीज को डिलीवरी के बाद, प्रसूति के बाद जो योनि मार्ग है वो बहुत ही ढीला हो जाता है, राइट। उसकी जो टाइटनेस है वो कम हो जाती है। और साथ साथ में उम्र बढ़ने के साथ, मेनोपॉज के साथ, जैसे कोलेजन, इलास्टिन नाम के अपने अंदर जो तत्व होते हैं उनकी कमी होती है। उसके कारण वो जो पार्ट है वो बहुत ढीला हो जाता है। तो इसके साथ साथ लेडी को काफी डिस्कम्फर्ट, काफी तकलीफ महसूस होती है। साथ में उसकी जो सेक्सुअल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सब चीजों पे उसकी इफेक्ट पड़ती है। तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है। तो इन सब चीजों को हम करेक्शन करते हैं कॉस्मेटिक गायनेक सर्जरीज के द्वारा एंड ट्रीटमेंट्स के द्वारा। तो इसका जो सही मेडिकल नाम है दैट इज एस्थेटिक गायनेकोलॉजी, बट कॉमन पब्लिक को समझ आए इसलिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी बोला जाता है। और इसमें सिर्फ सर्जरीज नहीं है, मतलब कुछ ट्रीटमेंट हम सर्जरीज के द्वारा करते हैं, जैसे लेबिया प्लास्टी वगैरह, जिसमें उसका आकार सही करना, कद सही करना, छोटे को बड़ा करना। तो और सपोज डिलीवरी के समय वो रास्ता बहुत ढीला हो गया है तो पेरिनियोप्लास्टी करके उसको रिपेयर करना, तो वो हुआ सर्जरी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लेजर के द्वारा करते हैं। लेजर एक ऐसी एनर्जी है जो नया कोलेजन को स्टिमुलेट करती है और नया ब्लड सर्कुलेशन वहां आता है। उसकी वजह से वो टिश्यू जो होता है, जो सूख गया है, उसमें फिर से लचीलापन, मॉइस्चर, टाइटनेस आती है। तो वजाइना में फिर से टाइटनेस आती है विद द हेल्प ऑफ लेजर रिजुविनेशन, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई टांका नहीं लगता, कोई एनेस्थेशिया की जरूरत नहीं है, कोई दर्द भी नहीं है और कुछ ही मिनटों का प्रोसीजर है। हाँ, ये जरूर है कि उसके रिपीट आपको सेशन लेने पड़ेंगे कुछ समय बाद, बट ओवरऑल द रिजल्ट्स आर वेरी गुड एंड वर्ल्ड ओवर ये ट्रीटमेंट बहुत ही पॉपुलर है। इसलिए मैंने सोचा कि बड़ौदा में भी इसको लाना चाहिए और कोई भी नारी इससे अवगत, सब लेडीज को इससे अवगत कराना चाहिए, राइट। तो ये दिस इज अबाउट एस्थेटिक गायनेकोलॉजी। इसमें काफी सारी अदर ट्रीटमेंट्स आती हैं, जैसे पीआरपी वगैरह, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब आपके ही खून में से प्लेटलेट वाला प्लाज्मा लिया जाए और उसको इंजेक्ट करने से नए टिश्यू रिजुविनेट होते हैं। तो ये ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, महिलाओं को कॉन्फिडेंस यही सारी चीजें देती है। बाहरी खूबसूरती तो महिलाओं के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अंदरूनी खूबसूरती भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे मैम ने जैसे कहा कि एक कॉन्फिडेंस फील होता है और बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है सारी महिलाएं इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगी कि इस तरह की चीजों की जरूरत होती है, राइट। और कई बार क्या है, वो शर्म के मारे, झिझक के मारे बोल नहीं पाती हैं, लेकिन सहन करती रहती हैं। बिल्कुल। तो मतलब यही है कि अब उनको आगे आना चाहिए और उनको जो तकलीफ है वो शेयर करें और उसकी जरूर ट्रीटमेंट हो सकती है, जो आधुनिक
ट्रीटमेंट है उसके द्वारा। तो आधुनिक ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस के पास अब ये भी है कि कॉस्मेटिक गायनिक कॉस्मेटिक सर्जरी भी हमारे पास उपलब्ध है, और हाल ही में मैम ने ये क्लिनिक भी शुरू किया है। तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि मैम किस तरह का रिस्पॉन्स है, महिलाएं आकर क्या चीजें शेयर करती हैं, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। राइट, तो सबसे पहले जैसे बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट उनको पता है कि एग्जैक्टली उनका ये प्रॉब्लम है, तो वो रिलेट करती हैं कि मैडम आपने जो बताया है वही तकलीफ हमें है, आफ्टर डिलीवरी हमें सेक्सुअल संबंध में तकलीफ हो रही है, हमें नीचे का जगह ढीली लग रही है, तो उसके लिए आप क्या कर पाएंगी। साथ साथ में कई बार मेनोपॉजल लेडीज आती हैं जिनको वजाइना में बहुत ज्यादा ड्राइनेस महसूस होती है, बार बार रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस होते रहते हैं, इवन यूरिन कंट्रोल में भी तकलीफें होती हैं। तो अब उनको पता है कि ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जिसमें सर्जरी के बिना उनका इलाज हो सकता है, तो दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है जी। तो अगर ऐसी सुविधा वडोदरा शहर में भी उपलब्ध है तो मुझे लगता है क्यों इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए। जब महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं की अंदरूनी दिक्कतों की बात हो रही है, तो एक समस्या बहुत कॉमनली सामने आती है यूरिन लीकेज की। मैम ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिससे लोग जूझते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये कोई बीमारी नहीं लगती है। सही है आपकी बात जी, क्या कहेंगे इस पर? या और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, मतलब मैं बोलती हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरा हिला देने वाला एक सिम्टम है, पर बहुत ही शर्मजनक बात है कि लेडीज ये तकलीफ को सहन करती रहती हैं, यहाँ तक कि इवन उनके हस्बैंड मतलब इनके इंटीमेट पार्टनर को भी नहीं पता होता है कि मेरी वाइफ को इतनी तकलीफ है। और कई बार मतलब डायपर पहनना पड़ता है उनको, या तो वो सोशल फंक्शंस में जाना अवॉइड करती हैं, अगर कहीं पहुंचती है तो सबसे पहले ये चेक करती हैं कि वॉशरूम कहाँ है, और इसीलिए ट्रैवलिंग भी अवॉइड करती हैं। तो वैसे देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि पेशाब लगा और आप बाथरूम तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते में हो गया। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि आपको हंसना आया, खांसी आई, छींक आई और सडनली यूरिन लीक हो गया, तो ये समझिए कि उस महिला की कितनी तकलीफ वाली लाइफ होगी कि वो अच्छे से हंस भी नहीं सकती, राइट। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेसफुल सिम्टम, और मैं यही कहना चाहूंगी लेडीज को कि इसकी जरूर आप ट्रीटमेंट करवाइए, और इजीली ट्रीटमेंट हो सकती है। सबसे पहले जो माइल्ड सिम्टम के साथ लेडीज हमारे पास आती हैं, उनमें सबसे पहले हम यूरिन इन्फेक्शन को रूल आउट करते हैं, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन में भी ये कंप्लेंट्स हो सकती हैं। उसके बाद कीगल्स एक्सरसाइज नाम की यूनिमार्क की कसरत, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आती हैं, वो सिखाई जाती हैं, और वो अगर वो रेगुलर तौर पे करें तो जो माइल्ड इनकॉन्टिनेंस है वो उतने से क्लियर हो सकता है। इसकी कुछ टैबलेट्स, दवाइयां भी हैं जो इनकॉन्टिनेंस में हेल्प करेंगे, लेकिन दवाई आप कब तक लेंगे, पूरी जिंदगी तो नहीं लेंगे, राइट। तो लेजर रिजुविनेशन जो है उसका रोल इसमें स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस में भी है। जो लेजर की रेज हैं वो जो पेशाब के आसपास के आपके स्नायु जो ढीले पड़ चुके हैं, आपका पेशाब का वाल्व उसको पकड़ नहीं पा रहा है यूरिन को, उसको ये लेजर के जो फाइबर्स है वो रिजुविनेट करते हैं, और उससे यूरिन कॉन्टिनेंस में बहुत मदद मिलती है। कुछ 10% या 15% लेडीज ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, स्ट्रेस, उनको फिर सर्जरी के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं। उसमें TOT, ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप नाम की सर्जरी आती है, जिसमें हम एक टेप मैश जैसा रख के और 3-4 टाँकों लेके 15-20 मिनट का सर्जरी होता है, और उससे इस प्रॉब्लम से उसको रिलीफ दिया जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इसके साथ जिंदगी भर रहें नहीं, और तकलीफ के साथ ना रहें, डायपर पहन के ना रहें, और डेफिनेटली इसका इलाज कराएं। बिल्कुल, यूरिन लीकेज भी एक तरह की दिक्कत हो सकती है, बॉडी में कुछ समस्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है, और इसका भी इलाज मौजूद है। आप जरूर एक्सपर्ट के पास इसका इलाज करवा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। की होल सर्जरी के बारे में जरूर आप सबने सुना होगा, लेकिन डिटेल में इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो की होल सर्जरी आखिर होती क्या है, कैसे बड़ी गांठ को निकाला जाता है, और किस तरह से मैम प्रॉपर सेटअप और एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है की होल सर्जरी के लिए? तो अभी जो तकनीकी एडवांसमेंट आया है मेडिकल फील्ड में, उसमें की होल सर्जरी या आप बोले लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ये बहुत ही बड़ा एडवांसमेंट है, और मैं कहूंगी कि मतलब इट इज अ ब्लेसिंग फॉर द पेशेंट, राइट, क्योंकि इसमें पेशेंट के पेट पे कोई बड़ा चीरफाड़ नहीं किया जाता है, पेट पे ज्यादा टांके नहीं आते हैं, और छोटे छोटे छिद्रों में से, इसीलिए उसका नाम आया है की होल सर्जरी। मतलब वेरी कॉमनली अम्बिलिकस, मतलब जो नाभि का भाग है उसमें से हम दूरबीन उतारते हैं, और साइड में छोटे 5-5 मिलीमीटर के कट्स रख के उसमें से लेप्रोस्कोपी के साधन अंदर जाते हैं, और पूरा ऑपरेशन उसी से होता है। डॉक्टर जो हुए वो हम लोग मॉनिटर पे देख के उस सर्जरी को करते हैं, और बहुत अच्छे मैग्निफिकेशन में वो दिखाई देता है, मतलब एकदम क्लियर कट विजन, एनाटॉमी का अंदर जो प्रॉब्लम है वो हमें
मैग्निफाइड व्यू मिलता है जी। एक बार सर्जरी कंप्लीट होने के बाद लेडीज में यूनिमार्क का जो रास्ता है वहां से हम लोग यूट्रस या गांठ या जो भी है निकालते हैं। पर अगर हमें गांठ बड़ी है, जैसे आपने पूछा कि अगर गांठ बड़ी है और छिद्र तो छोटे हैं तो कैसे निकाला जाएगा, तो एक मॉर्सिलेटर करके लेटेस्ट मशीन आता है जिसमें हम एक छिद्र को थोड़ा सा बड़ा करते हैं 15 मिलीमीटर का। अच्छा। और वो मॉर्सिलेटर मशीन उस गांठ को छोटे छोटे चिप्स करके निकाला जा सकता है। और एंडोबैग भी हम यूज करते हैं जब हमें लगे कि गांठ में कुछ डाउटफुल है, कैंसर वगैरह हो सकता है, तो उसका इन्फेक्शन अंदर ना फैले उसके लिए एक थैली के अंदर ये मॉर्सिलेटर किया जाता है। अच्छा। तो इस तरह से बड़ी भी गांठ छोटे छिद्र में से निकाली जा सकती है और पेशेंट बहुत फास्ट रिकवर होता है। अच्छा। मतलब दूसरे ही दिन चलते फिरते रहते हैं और छुट्टी भी दे सकते हैं। तो रिकवरी और बैक टू वर्क इज वेरी फास्ट। बिल्कुल, यानी अब बीमारी बड़ी बड़ी होती है लेकिन क्योंकि मेडिकल साइंस इतना आधुनिक होता जा रहा है, बहुत सारे नए नए ट्रीटमेंट्स आते जा रहे हैं और इसलिए डॉक्टर के लिए तो ईजी हो ही जाता है, पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। और आपने जैसे बोला कि सेटअप, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जैसे ही ये एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ एडवांसमेंट साधनों में भी एडवांसमेंट जरूरी है। और जनरल एनेस्थेशिया में होने वाली ये सर्जरीज में पेशेंट की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल सेटअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेनिंग भी इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि प्रॉपर्ली ट्रेन डॉक्टर के पास ये सर्जरीज करवाएं। आई टुक माई ट्रेनिंग फ्रॉम जर्मनी एंड या सो मतलब इससे और ट्रेनिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स। बिल्कुल, तो हमेशा ये कहा जाता है कि आप कोई भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, मेडिकल समस्या है, तो एक्सपर्ट डॉक्टर को जरूर उनके पास जाए, नहीं तो आपकी बीमारी शायद लंबी चल सकती है, आपका पैसा भी शायद ज्यादा खर्च हो सकता है। आज जब बात हम कर रहे हैं एडवांसेस इन गायनेकोलॉजिस्ट, तो और आगे थोड़ा सा बढ़ती हूँ, और हिस्ट्रोस्कोपी, मैम ये क्या होता है? तो एक ये मतलब एंडोस्कोपी का ही एक पार्ट है। जैसे लैप्रोस्कोपी हमने बताया कि पेट के ऊपर से हम दूरबीन डालते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी में कोई छेद कोई चीरा करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब लेडी का जो बच्चेदानी होती है यूट्रस, उसको हम नीचे से ही वजाइना में से योनि मार्ग में से दूरबीन डाल के यूट्रस का जो अंदर का पार्ट है उसको हम अच्छे से चेक कर सकते हैं। कुछ लेडीज को उसमें पर्दा होता है, कुछ मसा हो, कुछ गठान हो, तो उसको चेक भी कर सकते हैं, जिसको डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और साथ में अगर जरूरत पड़े तो ऑपरेटिव मतलब उसको ट्रीटमेंट ऑपरेशन करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो दैट इज हिस्ट्रोस्कोपी। बिल्कुल, आजकल जब भी कोई भी ट्रीटमेंट कराने की बात आती है हम गूगल करते हैं, और गूगल करना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। इसलिए हम लोग ये सारी बातें उठाते हैं कि ये सारी बातें आपको वीएनएम से ही जानने मिल जाए कि आखिरकार ये ट्रीटमेंट होती कैसे है और किससे करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी होती है, उसमें क्या आधुनिक मेडिकल साइंस के पास एडवांसमेंट आए हैं? राइट, तो अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट आए हैं उसमें सोनोग्राफी मशीन्स में 3D 4D सोनोग्राफी आ गई है। अच्छा। तो इससे क्या होता है कि पहले कई बार एबनॉर्मलिटी वाले, एनॉमली वाले, खोड़ खापन जो बोलते हैं वैसे बच्चे जन्म होते थे। अब जो लेडीज रेगुलर प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप कराती हैं, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से सोनोग्राफी करवाती हैं, तो बच्चे में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनिशियली ही डिटेक्ट हो जाते हैं। और अगर वो बहुत गंभीर प्रॉब्लम है तो इवन कुछ पेशेंट्स को हमें टर्मिनेशन मतलब प्रेगनेंसी ना कंटिन्यू रखने की भी सलाह देनी पड़ती है। और इसमें जो 3D 4D जो है सोनोग्राफी, जिस तरह से हम 3D पिक्चर देखते हैं सिनेमा में, उसी तरह से इसमें आपको बच्चे का अंदर जो बच्चा है, गर्भित शिशु, उसका आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर देखने को मिलता है। देखने के साथ साथ इसमें छोटी छोटी बारीक प्रॉब्लम्स, सपोज किसी बच्चे के जन्म से होठ के अंदर कट है, सपोज क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, तो ऐसी बारीक बारीक चीजें आपको 3D 4D सोनोग्राफी, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इन सब चीजों में बहुत क्लियर दिखती हैं। तो इस तरह आप प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो वो सॉल्व भी हो सकती है। चलिए, जब सोनोग्राफी की बात हो रही है तब मैं पेनलेस डिलीवरी के बारे में भी जरूर पूछना चाहूंगी कि मैम, अब वो जो डिलीवरी वाला दर्द था उससे जो यंग लड़कियां बहुत घबराती हैं, डरती हैं, और उसके लिए शायद बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी रखना नहीं चाहते हैं कि वो लेबर पेन जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब क्या मेडिकल साइंस के पास इसके लिए भी कुछ इलाज है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो डर है, बिकॉज उसका नाम ही है लेबर पेन, राइट, एंड काफी लोगों ने ऐसा बोला है कि प्रॉब्ली इट्स द वर्स्ट पेन यू विल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, राइट। तो इसलिए डर के कारण काफी सारी लेडीज ऑन डिमांड सीजर कराती हैं। तो सीजर का रेट बढ़ने का बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण यही है कि अब टॉलरेंस लेवल भी कम है और वो
ट्राई भी नहीं करना चाहती हैं। तो मैं लेडीज को ये बताना चाहूंगी कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या पेनलेस डिलीवरी एक बहुत ही अच्छा तकनीकी एडवांसमेंट है और ये बहुत ही सेफ है मदर के लिए और बच्चे के लिए। जो जिस सेंटर में पेनलेस डिलीवरी मतलब कॉन्फिडेंटली डॉक्टर करा सकते हैं उसमें आपकी ये तकलीफ मतलब दूर हो सकती है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में कमर के हिस्से में एक छोटा सा छेद के द्वारा एक पतली नली रखी जाती है। अच्छा। उस नली के द्वारा दवाई डाली जाती है जिससे कमर के नीचे लेडी को प्रेग्नेंट डिलीवरी होने जिसकी हो रही है उस लेडी को 60-70% जितना पेन कम महसूस होता है। अच्छा। लेबर पेन चालू रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस तो जरूरी हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो ही बच्चा नीचे आएगा। तो लेकिन उनको महसूस नहीं होगा। शी विल नॉट फील द पेन, शी विल जस्ट फील 20-30% एंड उसके पैर में सेंसेशन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पैर सुन्न हो जाएंगे, वो एनेस्थेशिया से अलग है। एनेस्थेशिया में टोटली नम हो जाता है बॉडी। इसमें लेडी खुद चल सकती है, झोर कर सकती है, पुश कर सकती है, तो इस तरह से डॉक्टर को कोऑपरेट भी कर सकती है। साथ साथ में मतलब मैंने काफी लेडीज को हंसते हंसते बेड डाउन करते, पुश करते और डिलीवरी कराते हुए देखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पेनलेस डिलीवरी या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज अ ब्लेसिंग फॉर द प्रेग्नेंट मदर। जी, और क्या अब ये ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, मतलब लोग करवाना पसंद कर रहे हैं? एक्चुअली अभी भी नहीं कर रहे हैं और इसीलिए मैं जरा ये डिस्कस करना चाहती थी कि दे शुड बी अवेयर कि ये फैसिलिटी है। जैसे आपने बोला कि वो डायरेक्टली डिमांड सीजर ही करते हैं। यस, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो पेनलेस डिलीवरी भी अब हो सकती है। सीजर नहीं करवाना है तो पेनलेस डिलीवरी का भी ऑप्शन अब मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध है। चलिए, हम प्रेगनेंसी की बात करें, डिलीवरी की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या महिलाओं के साथ आजकल इनफर्टिलिटी के रूप में सामने आती है और ये भी एक बहुत ना सिर्फ मेडिकल मुद्दा रह जाता है, ना सिर्फ फिजिकल रह जाता है, लेकिन ये भी सोशल बन जाता है। और इसीलिए इसमें क्या मेडिकल साइंस के पास कुछ नया है वो भी हम जरूर जानेंगे। इनफर्टिलिटी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप बहुत सारी लेडीज को इससे जूझते हुए देखते होंगे। राइट, और ये आपने बहुत ही सही बोला कि ये एक सोशल मुद्दा बन गया है। मतलब कि जब प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है तो काफी बार दोष जो है वो नारी पे ही दिया जाता है। काफी बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास फाइलें की फाइलें होती हैं जिसमें सारे टेस्ट, सारी जांच सिर्फ महिला की हुई है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पुरुष का एक रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। तो कई बार ये मैं कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम पुरुष में भी हो सकता है, उनके वीर्य में शुक्राणु की कमी भी हो सकती है। तो मतलब दोनों पार्टनर्स को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना चाहिए। और दूसरा ये कि मतलब जो फर्टिलिटी है इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू के टेक्निकली दोनों ठीक है कि नहीं, कई बार इमोशनली अंडर प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, एंजाइटी, आजकल जो टेंशन वाला वातावरण है उसकी वजह से भी इन सब चीजों में इफेक्ट पड़ती है। तो कई बार सिर्फ काउंसलिंग से भी ये सॉल्व हो सकता है। और जब आप तकनीकी एडवांसमेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारे पास जो मतलब दवाइयां, इंजेक्शंस काफी सारे हैं बीज विकास के लिए। उसके साथ साथ IUI करके टेक्निक है जिसमें हस्बैंड के वीर्य को फिल्टर करके अच्छे वाले स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है बच्चेदानी में। तो दैट इज कॉल्ड IUI। तो और उसके बाद लास्ट जो ट्रीटमेंट है दैट इज IVF, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। और एक और बहुत एडवांसमेंट मैं जो बताऊंगी कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लड़कियां लेट शादी कर रही हैं, लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। तो बियॉन्ड द एज ऑफ 30 और खास करके 35 के बाद इंडियन जो अपनी एशियन फीमेल्स हैं उनकी फर्टिलिटी, फलद्रुपता कम होने लगती है। और कैरियर ओरिएंटेड लेडीज को से कहूंगी तो उसमें आजकल एक जो चीज हम करते हैं दैट इज कॉल्ड ओवेरियन रिजुविनेशन। मतलब उसमें लेप्रोस्कोपी द्वारा या फिर सोनोग्राफी द्वारा जिस तरह से ओवरी को पहुंचा जा सके, ओवरी के अंदर PRP नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। तो उससे ओवरीज रिजुविनेट होती है, ओवरीज के अंदर अच्छे एग्स बनते हैं। एक और आजकल ट्रेंड बोलूंगी या मतलब इट इज लाइक न्यू थिंग विच इज कम अप इज सोशल फ्रीजिंग। मतलब जो लेडी जिसको पता है कि मैं अभी एटलीस्ट नेक्स्ट कुछ सालों तक मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, तो वो अपने एग्स को जिस तरह से मतलब हाफ ऑफ दी IVF का हाफ प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है उसमें कि दवाइयां, इंजेक्शन देके उसके एग्स डेवलप किए जाते हैं और उनके एग्स को ओवम पिकअप किया जाता है और फिर उनको फ्रीज कर दिया जाता है। और जब फ्यूचर में वो मैरी करें, उनका पार्टनर डिसाइड हो जाए, उसके बाद उनके पार्टनर के साथ स्पर्म्स को मीट करके एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। तो इस तरह से मतलब मैं बोलूंगी कि मेडिकल साइंस ने कुदरत को भी अपने हाथ में ले लिया है। बिल्कुल, कुदरत को भी चैलेंज करते हैं, उतने ज्यादा एडवांसमेंट अब मेडिकल साइंस के पास है। और इसलिए हर बीमारी का, हर परेशानी का इलाज है, बस बशर्ते आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना होगा और उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना होगा। यही हमारा मुद्दा है कि वर्ल्ड हेल्थ
वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि आपको हम छोटी छोटी बीमारियां, जिसे कई बार हम बीमारियां समझते भी नहीं है, उससे हम अवगत करा सके और ये सारी चीजें आपके जीवन से वो परेशानी दूर हो सके। मैम, एंड नोट पर एक मैसेज महिलाओं के लिए, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं छोटी छोटी जो दिक्कतें होती हैं उससे दरकिनार करती हैं। राइट, तो बस मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि अपनी खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, लव योरसेल्फ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। मैम को ही देख लीजिए, एक बहुत बेहतरीन गायनोकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ वो अपने आप को खुद से कितना प्यार करती है ये झलकता है। तो हर महिला के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को प्रेफरेंस दे, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, आपके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके साथ हस्बैंड, इन-लॉज हैं, माता पिता हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास जुड़े होते हैं। समाज को बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपको, देश को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और इसके लिए आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा आपको फिट एंड फाइन तो रखना ही होगा। वर्ल्ड हेल्थ वीक का ये जो पूरा सेगमेंट है उसमें इसी तरीके की बातें हम जारी रखेंगे। आपको हमारे साथ जुड़ते रहना है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मयूरिका, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ते रहना है, रोज रोज जुड़ते रहना है। हेल्थ इश्यू के साथ साथ देश दुनिया की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं वीएनएम के जरिए। यूट्यूब चैनल है वीएनएम का, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर, फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें हर घर तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।